आपको ये समझना जरूरी है कि अब जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रिपरेशन का असली तरीका क्या होना चाहिए। जेई में तो फिर भी 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं, लेकिन नीट में कुछ नहीं मिलता भाई। तो अब गवर्नमेंट को लिटरली ये सोचना पड़ रहा है कि क्या ऐसा करे जिसकी वजह से ये सारी चीजों से बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो। अगर इसको आपने स्किप कर दिया, खत्म हो गया बात। मेजर रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ने, वो सारे रिफॉर्म मैं आपको बताऊंगा, उनके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी बताऊंगा। इतने सारे जो नीट एग्जाम के भी रिफॉर्म उन्होंने सजेस्ट किए, मल्टीपल फेजेस में लो, सीबीटी लो, सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कर लो एमबीबीएस आयुष के लिए, वो सब की रियलिटी में आपको बताऊंगा। इससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि अब जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रिपरेशन का असली तरीका क्या होना चाहिए, जिससे आपके लिए अगर ऐसे कोई चेंजेस हो भी जाते हैं आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो सब सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे पॉइंटर्स इसमें डिस्कस करने हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको अप्लाई करने हैं, ताकि आपको ये सारी चीजों से कोई दिक्कत कभी फेस ना करनी पड़े। आप अगर अभी इस साल क्लास 12 एग्जाम दे चुके हो तो ओएसएम ने पूरा गड़बड़ कर दिया था आपका रिजल्ट। क्या आपका इस साल का क्लास 12 का रिजल्ट अगले साल आप अगर ड्रॉप लेके नीट देना चाहते हो उसके साथ मर्ज होगा कि नहीं होगा वो भी आपको बताऊंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी क्लास 12 में है, जो अगले साल नीट देने वाला है और अगले साल ही उनकी क्लास 12 होने वाली है, तो उनके लिए क्या ये चीज अप्लाई होगी कि नहीं होगी, हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने सबसे पहला ये पॉइंट रखा है कि नीट और जेई जो है वो एक ऐसी एग्जाम है जो एक दिन में बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करती है। उस दिन बच्चा बीमार है, सही मेंटल कंडीशन में है कि नहीं है, या फिर उस दिन बच्चा अगर 10 मिनट भी एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचता है उसकी उसी दिन लाइफ खराब हो जाती है। जेई में तो फिर भी 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं, लेकिन नीट में कुछ नहीं मिलता भाई। एक दिन, एक पेपर, एक एग्जाम खत्म। अगर 10 मिनट लेट हो गए ना आप, इतने दूर दूर सेंटर देते हैं उसमें भी आप 10 मिनट लेट हो गए, आपका करियर खराब हो गया। 1 साल रिपीट करना है आपको, ठीक है। ये सारी दिक्कतों को अगर हमें ओवरकम करना है तो हमें बच्चे को डेडिकेटेडली वो जो जिस भी स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड में उसको पढ़ने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। इसके लिए बोर्ड एग्जाम्स को भी अगर उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाए जितना एंट्रेंस एग्जाम को दिया जाता है, तो बच्चे को 11-12 में डेडिकेटेड पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे 11-12 में मजे कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ड्रॉप ईयर लेके, फिर ड्रॉप ईयर लेके, फिर ड्रॉप ईयर लेके लेते ही जाते हैं और फिर नीट की एग्जाम देते रहते हैं। वो चीज इससे कम हो जाएगी और 12th पे भी बच्चे को फोकस करना पड़ेगा। तो इससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 12th का और 11th का सिलेबस बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो वो एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छे से कर पाएगा, जो कि एक तरीके से सही है, गलत नहीं है वो। ये अगर हम बोर्ड एग्जाम को इररिलेवेंट बना चुके हैं, आप देखो इतने सालों से बोर्ड एग्जाम्स इररिलेवेंट हो चुकी है। लिटरली बच्चा सिर्फ पास होने के लिए या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बोर्ड एग्जाम देता है, वो बाकी पूरा साल एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाई करता है या फिर एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं करता, टाइम पास करता है, सिर्फ लास्ट के 1-2 महीने में वो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। आप सोच के देखो, फिर डमी स्कूल्स बन जाती है। इतने अलग अलग जो आपने देखे होंगे, कई सारे इमोशन के नाम पे एडटेक अब बन चुके हैं ना, वो सब आपको इस एग्जाम के बारे में डराते हैं। ये जीत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यकीन वकीन कुछ नहीं होता भाई। आपको इनके नाम पे वो बस डरा देते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जब बढ़ने लगी है तो अब गवर्नमेंट को लिटरली ये सोचना पड़ रहा है कि क्या ऐसा करे जिसकी वजह से ये सारी चीजों से बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो। जेई और नीट डेफिनेटली बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर वो कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में बोर्ड एग्जाम का वेटेज डाल दे तो मे बी ये सिचुएशन थोड़ी इजी हो सकती है। तो 50% वेटेज आपकी बोर्ड एग्जाम का होगा और 50% वेटेज आपकी एंट्रेंस एग्जाम का होगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे तो एंट्रेंस एग्जाम का कुछ पार्ट तो आपका हो ही जाएगा, फिर प्रैक्टिस अलग से आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी पॉसिबिलिटीज क्या है, जैसे नीट एग्जाम, अगर आप नीट दे रहे हो तो वो नीट एग्जाम में ये सारे रिफॉर्म उन्होंने सजेस्ट किए। इसमें से कितने पॉसिबल है सब बताता हूं। पहला कि मल्टीपल फेजेस में हो जैसे जेई होता है, लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, सीबीएसई खुद ही एक तरीके का, देखो उन्होंने मल्टीपल सेट बना दिए। एक ही दिन एग्जाम है लेकिन मल्टीपल सेट दे दिए, हर अलग अलग सेट अलग अलग लेवल के, कोई सेट एनसीईआरटी, कोई सेट जेई एडवांस, खत्म भाई। तो ऐसी चीजें इसमें ना हो, इसीलिए एनटीए को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा कि हर पेपर इक्वल लेवल का हो, या फिर आप उस पेपर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करो। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करके फिर जैसे जेई में होता है वैसे नॉर्मलाइजेशन करो, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज मुझे लगता है ये साल इंप्लीमेंट हो जाएगी। और अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है तो ऑब्वियसली सीबीटी बेस्ड
पेपर भी हो जाएगा। सीबीटी बेस्ड पेपर में एक तरीके से चैलेंज भी किया गया है गवर्नमेंट को कि आप सीबीटी करोगे तो जो भी बच्चे हैं जहाँ पे ऐसे कोई एरिया में रहते हैं जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या करोगे। तो उस केस में थोड़ा लंबा ट्रैवल करने को बच्चे को मिल सकता है, लेकिन यहाँ से पेपर लीक का मामला थोड़ा कम हो जाएगा। तो पेपर लीक कम हो सकता है इससे, और या तो लोकलाइज्ड हो जाएगा। मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि जैसे टेलीग्राम पे पेपर आ गया ये लो पूरा पेपर सबको आएगा, वो चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो सीबीटी भी ये साल हो सकता है और मल्टीपल फेजेस भी हो सकता है। तीसरा सजेशन ये दिया है कि सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम दे दो अलग अलग कोर्सेज के लिए। जिसको एमबीबीएस करना है वो नीट दे देगा, जिसको आयुष करना है वो अलग दे देगा, जिसको नर्सिंग करना है वो अलग दे देगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये कर दिया तो जो बच्चा नीट दे रहा है उसको दूसरी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बैकअप ऑप्शन जैसे इंजीनियरिंग में होता है, कोई जेई मेन देता है, उसके साथ में वो एंट्रेंस एग्जाम सीईटी भी दे देता है, या उसके साथ में उसको बिट सेट और ये सब भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये बच्चे के लिए और डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है। हर बच्चा क्लियर नहीं होता कि मैं एमबीबीएस ही कर लूंगा, उसको एमबीबीएस नहीं मिला इतनी कॉम्पिटिटिव नेचर में, तो वो क्या करेगा। तो उसको मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो बच्चे के लिए और कियोटिक हो जाएगा। सो ये चेंजेस मुझे नहीं लगता थर्ड वाला चेंज पॉसिबल है इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी। ये पहला, और दूसरा ये डेफिनेटली 2027 वाले बच्चों के साथ हो सकता है। इसीलिए हमने एक बढ़िया सा आपके लिए बैच बनाया है। इफ यू वांट यू कैन एनरोल इट। आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो TP500 यूज कर लो, यू कैन जस्ट एनरोल इट। ये बैच में बेस्ट बात ये है सीबीटी के हिसाब से आपको बहुत सारे एटलीस्ट 52 टेस्ट, इसमें पार्ट टेस्ट, आपके लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, इवन ऐसा भी एक ऑप्शन है कि आप लिटरली नीट एग्जाम के जैसे सेंटर पे जाके वहां पे सीबीटी मोड में टेस्ट दे पाओगे। नॉट आवर ऑफलाइन सेंटर्स, ये डिफरेंट एग्जाम स्पेसिफिक सेंटर्स जो होते हैं ना वहां पे जाके, ठीक है। ये चीज भी इसमें अवेलेबल है। पूरा सिलेबस डिटेल में रिगरसली प्रैक्टिस के साथ पढ़ाना वो भी इसमें अवेलेबल है। एवरीथिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ डीसी पांडे सर। इफ यू वांट, अगर आपने अभी तक में कहीं एनरोल नहीं किया है, इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट बैच फॉर नीट 2027, दिस इज द बैच बेटा, आप इसमें एनरोल करना। ये 1-2 दिन में एडमिशंस खत्म भी हो जाएंगे मे बी। तो बाकी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, जो भी बच्चे इस साल क्लास 12th में हैं, आने वाले टाइम पे नीट देने वाले हैं, जो भी है सबके लिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। देयर इज नो स्किप। अगर इसको आपने स्किप कर दिया खत्म हो गया बात। कॉन्सेप्चुअली आप जितने स्ट्रांग रहोगे ना उतना आप कोई भी फॉर्मेट में एग्जाम दे पाओगे। फिर फर्क नहीं पड़ता वो एंट्रेंस है, वो बोर्ड्स है, वो इंटरव्यू है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस करो थियरी क्वेश्चंस की राइटिंग, और साथ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हम आपको ऑब्वियसली दे देंगे विजय बैच में। उसके साथ में स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट अप्लाई करो। प्रैक्टिस ऐसे करो कि 3 घंटे में आप सीबीटी में, मतलब टाइमली प्रैक्टिस करो। 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास वो फीचर है। 3 घंटे में सीबीटी में क्या आप लिटरली एक नीट के पेपर में जो 180 क्वेश्चंस होते हैं उतना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। आप 3 घंटे में 120 कर पा रहे हो, 100 कर पा रहे हो, 180 कर पा रहे हो, उससे आप रेडी होते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके अलावा बाकी थियरी पेपर की प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास OSM जैसा सोल्यूशन है। आपको सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है और उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, मतलब सॉरी आंसर शीट आपकी अपलोड करनी है, आंसर शीट के हिसाब से हम आपको डिजिटली चेक करके पेपर देंगे, तो आप OSM रेडी भी हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके साथ में आपको आपकी मेंटल हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलिसी जो भी आए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रांग रखने हैं। पॉलिसी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरली जो बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 10 तरीके से उसकी एग्जाम ले लो, ठीक है। आपको फोकस करना है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपकी प्रिपरेशंस। समझ में आ गया। आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को दूसरों के साथ में, आप अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है, उस हिसाब से आगे का कोर्स डिसाइड करना है। बच्चे यहाँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, आपको अपने लिए सोचना है और आपको अपनी रेगुलर रूटीन को सही करना पड़ेगा। सही तरीके से नींद लो, सही तरीके से आप अपने आप को एंगेज रखो दूसरी एक्टिविटीज में, जो फिजिकल एक्टिविटीज है, कुछ खेल कूद हो गया, ये हो गया, मतलब क्रिकेट विकेट स्पोर्ट्स हो गया। उसके साथ में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम बना लो कि भाई ये टाइम पे मैं ये करता हूँ, ये टाइम पे मेरी पढ़ाई होती है, ये टाइम पे सेल्फ स्टडी होती है, ये टाइम होमवर्क का है, ये टाइम मेरा कोचिंग का है। तो आपको कभी इस चीज का बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, सब चीजें सही हो जाएगी। इफ यू want to prepare right way
इन्फिनिटी लर्न इज ऑलवेज विद यू। सो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें बेटा।